Good morning to all of you. I am Vitu sir from चाणक्य मैथ अकेडमी। क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक के नोट्स के विषय में जो सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डैश 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 इनफिनिटी। इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत तक। डिफरेंस चलो देख रहे हो, अनंत तक। अब हम समझेंगे विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 10 इन्फिनिटी। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 इन्फिनिटी। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के संग्रह में शून्य भी शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए एक संख्या रेखा पे 0 के साथ इन्फिनिटी। आइए
ऋणात्मक के साथ इंफिनिटी तक, इसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या में अगर 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे सम संख्या। आज जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, उसके प्रत्येक शेषफल हमेशा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ले लीजिएगा, तो 2 से अगर हम 3 में विभाजित करते हैं तो 2 एकम 2, शेषफल हमेशा 1 बच रहा है। 2 से अगर 5 में कर रहे हैं तो 2 दूनी 4, शेषफल हमेशा 1 बच रहा है। 2 के पहाड़ा अगर पढ़ रहे हैं, 2 से अगर 7 में भाग कर रहे हैं तो 2 3 6, शेषफल 1 बच रहा है। अगर 2 से हम 11 में कर रहे हैं तो 2 5 10, और क्या बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। यानी कि किसी भी विषम संख्या में यदि अगर सम संख्या से अगर हम भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा हमेशा। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक दशा में क्या बचे, शेषफल 1 बचे। अब पूर्ण संख्या यानी कि वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो, या कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें शून्य शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। वैसे हम आएंगे पूर्णांक संख्या पे। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के संग्रह में यानी कि इसके समूह में अगर हम शून्य भी अगर शामिल हो रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अब हम समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक संख्या, अभी जैसे हमने समझा कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अब समझेंगे पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक नंबर में आ जाएंगे ऋणात्मक संख्या, 2 नंबर में आ जाएगा धनात्मक संख्या, 3 नंबर में आ जाएंगे उदासीन संख्या। संख्या की जगह पे आप पूर्णांक भी लिख सकते हैं, संख्या पूर्णांक ही बेहतर रहता है, पूर्णांक ही लिखिए, पूर्णांक। क्योंकि पूर्णांक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक ही लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर रहता है। तो पूर्णांक हो गया, तो ऋणात्मक का मतलब हो गया जिसके पहले, जिस संख्या के पहले माइनस लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2 -3, ये अनंत तक चला जाएगा। और जो धनात्मक हो यानी कि जो प्लस में हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। एक तरीके से अगर आप समझे तो इसको ऋण भी हम कह सकते हैं। ऋणात्मक को हम ऋण कहते हैं। ऋण का मतलब होता है कर्ज, यानी कि माइनस में अगर जो लगा है, यानी कि समझिए कि ये आपके ऊपर कर्ज है। और धनात्मक का मतलब होता है धन, यानी कि जो आपका अपना पैसा है। ठीक है, यानी कि ये प्लस में होता है और ऋणात्मक क्या चीज में होता है, माइनस में होता है। अब उदासीन संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। उदासीन वैसा संख्या होता है जिस पर माइनस का कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, और वो एक ही संख्या होता है पूरे पूर्णांक संख्या में, क्या, 0। ये 0 एक ऐसा संख्या है जिस पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये माइनस में हो प्लस में हो, इसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपको प्राकृत संख्या के बारे में। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, ये जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो ऐसी संख्या
जो एक और स्वयं के अलावा विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे थोड़ा इसको, यानी कि अब जैसे समझ जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि भाग लग जाए, उस हम क्या कहेंगे जी, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे इस मान लीजिए कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डह 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 इन्फिनिटी। मान लीजिए कि अभी आपका डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं का मतलब होता है खुद के अलावा, दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो 4 आपको कटेगा, एक के टेबल एक के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, और 4 के पहाड़े में भी 4 आता है। तो अब 1 2 4 के अलावा ये 4 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो जैसे देखिए अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो एक और स्वयं, स्वयं का मतलब खुद, यानी कि जो 4 है वो 4 से ही कट जा रहा है, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि देखिए यहाँ पे कोई दूसरा संख्या 2 है, उससे भी 4 क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, भाग लग जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि 4 भी आ जाएगा। वैसे 6 है, जैसे मान लीजिए अगर 6 को आप लेकर चलते हैं तो एक के पहाड़ में भी 6 आता है, 2 के पहाड़ में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, और 6 के पहाड़े में भी आता है। तो एक और खुद यानी कि स्वयं के अलावा दो संख्याएं, जो दूसरी दो संख्याएं हैं, उनसे भी 6 क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, भाग लग जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, किसी भी दूसरी संख्या से, उसे हम क्या कहेंगे जी, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको लिखा गया है 4 6 8 9 10। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसे इसका उदाहरण लेकर हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 11 10 10 10 इंफिनिटी, ठीक है। अब इसे समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कि 2 है, तो 2 एक के पहाड़े में आता है और खुद 2 के पहाड़े में आता है, इसके अलावा ये किसी और संख्या से नहीं कर सकता है, ठीक है। वैसे ही 3 है, ठीक है, 5 है, 5 भी एक के पहाड़ में आएगा 5, और 5 के पहाड़ में आएगा, यानी कि 3 भी एक के पहाड़ में आएगा और खुद के टेबल 3 के पहाड़ में आएगा। यानी कि डेफिनेशन जो है, एक और खुद के अलावा यानी कि स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी कि एक और खुद के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। इसीलिए अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 11
ये आगे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे के वीडियो में ये बताया जाएगा कि अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, या निम्नलिखित जितने भी डिफिनेशन दिखा रहे हैं उन सबको कैसे पहचानेंगे, ये लिखाया जाएगा। अब हम समझेंगे स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF को हम इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए अब हम इसी से एग्जाम्पल लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाज्य संख्या तो कह नहीं रहा है, कह रहा है कि वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका HCF एक हो उसे स अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसे मान लीजिए कि हम 3 और 5 लेते हैं, ठीक है। ये अभी 3 और 5 दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका HCF अगर हम निकालते हैं 3 से 5 में, 3 एकम 3, नीचे आ गया 2, अब 2 से हम भाग करेंगे 3 में, 2 एकम 2 आ गया 1, अब 1 से भाग करेंगे 2 में, 1 2 2 कट गया ये, यानी कि हमारा HCF आ गया कितना, 1। ये हमारा HCF आ गया 1, यानी कि 1 3 और 5 का HCF कितना हो रहा है जी, 1। इसीलिए 3 और 5 हमारा क्या है, स अभाज्य संख्या। अब इसे हम ले सकते हैं 7 और 11, या हम ले सकते हैं 5 और 7, यानी कि वैसे दो संख्याएं हैं जिनके बीच में HCF जो है, जिनका HCF क्या होना चाहिए, हमेशा 1 निकले या 1 हो उसे हम कहते हैं स अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम समझा रहे हैं, समझिएगा, इसके एग्जाम्पल जो है वो हम समझा रहे हैं, आप समझिए। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जो है, उदाहरण समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 2 5/2, 0/3, 3/0, √3, √3, √9/2, √7/7, ठीक है, या 2√5/5। ये एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब इसमें से हमको पहचानना है कि परिमेय संख्या कौन है, समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम बटा में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को कहाँ लिख सकते हैं जी, बटा में लिख सकते हैं। यानी कि अब ये हो गया किसके फॉर्म का जी, P/Q के फॉर्म का। ये हो गया किस फॉर्म का, ये हो गया किस फॉर्म का, P/Q के फॉर्म का। अब P इज इक्वल टू हो गया, P का वैल्यू निकल गया 2 और Q का वैल्यू हो गया कितना, 1, यानी कि P और Q का वैल्यू निकल गया। अब ये क्वेश्चन एक और कह रहा है, यहाँ पे शर्त आपको 3 गो है, 1 2 3। सबसे पहले ये तीनों शर्त अगर हम समझ लेते हैं
तो क्वेश्चन समझना, एग्जाम्पल समझना ज्यादा आसान हो जाए। सबसे पहला कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए। दूसरा ये कि पी और क्यू जो है ये दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरा क्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो पहला जो टर्म था हमारा कि पी बटा क्यू के रूप का होना चाहिए, तो 2 के डिनोमिनेटर में यानी कि हर में हमने क्या लगाया, 1, यानी कि जब 1 लग गया तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया। दूसरा कह रहा है कि पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 10 10 10 इंफिनिटी एक संख्या रेखा पर, ठीक है, 0 और -1 -2 -3 10 10 10 इंफिनिटी, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के संग्रह में शून्य के साथ शून्य भी शामिल होने पर उसे हम क्या कहते हैं जी, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, 2 और 1 दोनों के दोनों आप दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या है, इसलिए पी और क्यू क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया। दूसरा कह रहा है कि क्यू जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्यू का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि 2 जो है हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब हम समझेंगे 5/2 के रूप में। 5/2 को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि पी का वैल्यू हो गया 5 और क्यू का वैल्यू हो गया कितना, 2, यानी कि ये पी बाई क्यू के रूप का हो गया। दूसरा हम समझेंगे कि पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि 5 और 2 ये दोनों के दोनों एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा क्यू जो है, सॉरी थर्ड नंबर जो है क्यू, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं 0/3 के बगल में। अब यहाँ भी हम लिख रहे हैं पी बाई क्यू, क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू, यानी कि अब यहाँ पे पी का वैल्यू हो गया आपको कितना, 0, और क्यू का वैल्यू हो गया कितना, 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 भी है पूर्णांक में और 3 भी है पूर्णांक में, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। लेकिन क्या कह रहा है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0/3 भी क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। 5/2 भी परिमेय संख्या है, 2 भी क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। अब हम सेम वही काम करेंगे यहाँ पे, पी बाई क्यू, यानी कि अगर कल होके आपसे अगर कोई पूछे कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कारण क्या है कि क्वेश्चन ये कहता है कि उसका हर जो है यानी कि क्यू, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें 0 तो उसके बटा में हर में हमेशा 1 छुपा रहता है, तो क्यू जो है वो हमेशा किसके बराबर है, यहाँ पे 1 के बराबर है, 0 के बराबर तो है नहीं। ये यहाँ पे तो नहीं कहा जा रहा है कि पी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब समझेंगे 3/0 के रूप में, पी का वैल्यू हो गया 3, अब पी का वैल्यू हो गया 3 और क्यू का वैल्यू हो गया क्या, 0। अब समझेंगे पी और क्यू भी क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू भी पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है थर्ड फॉर्म कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्यू क्या है, 0 के बराबर है, यानी कि 3/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे कह रहा है √3, ठीक है। अब वो ऐसी संख्या जो रूट से यानी कि वर्गमूल से बाहर निकल जाए, वर्ग से बाहर निकल जाए, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं जी, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि √3 है, अब ये इंफिनिटी तक अगर ये जा रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तो इंफिनिटी पे जाएंगे, तो ये वर्ग में आगे चल के वर्ग में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, बदल नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आगे अगर ये चल के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ना ही ये इधर अगर आएंगे तो -√1 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कि जो वर्ग से बाहर निकल जाए उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो √3 जो है वो वर्ग से बाहर नहीं निकल सकता है, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म का तो है, लेकिन एक वर्गमूल संख्या पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये √3 भी क्या है हमारा, परिमेय संख्या नहीं है। अब हम बात करेंगे √9/2 के बारे में, ठीक है। तो अब √3 का अगर हम वर्गमूल, √9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाएगा 3, और ये बटा में आ जाएगा कितना, 2, यानी कि √3/2 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म का है, 3 और 2 पूर्णांक भी है, और क्यू जो है ये 0 के बराबर भी नहीं है।
सेम अब वैसे ही ऊपर वाले समझते हैं। अब ब्रैकेट से ब्रैकेट हट जाएगा, या √7 से √7 कट जाएगा, कितना टाइम में जी, 1 टाइम में। और 1 जो है 1/1 करेंगे, यानी कि ये हमेशा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे √2 √5 यानी कि √5 से √5 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 2/1, यानी कि 2/1 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बारे में कुछ और विस्तार रूप से हम समझेंगे।